गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले देखो हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। उसके बाद ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम फेराडे के लॉज देखेंगे कि फेराडे के कौन कौन से लॉज हैं और वो किस किस पर एप्लीकेबल हैं। उसके बाद में हम कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्टिविटी कितने तरह की होती है बच्चों, ठीक है ना। कंडक्टिविटी यानी चालकता के बारे में पढ़ेंगे। चालकता के बाद में बच्चों हम देखेंगे कि आपके जो सेल होता है, कौन कौन से सेल होते हैं, गैल्वानिक सेल और डैनियल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोवोल्टेइक सेल। ओके, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ बैटरीज के बारे में कि बैटरी कितने टाइप की होती है। उसके बाद में नॉनेस्ट इक्वेशन है और बहुत सारे लॉज हैं, तो वो सब हमें इस चैप्टर में पढ़ने। चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराने पर, किसी सोल्यूशन से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराते हैं तो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती है उनकी स्टडी करते हैं। ओके, तो ये सब हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आता है कि जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन से, जब आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करा रहे हो तो उसको हम कहते हैं कि वो सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्वतः प्रवाहित रासायनिक अभिक्रियाओं में विद्युत ऊर्जा का उत्पन्न तथा विद्युत ऊर्जा के व्यय में स्वतः अपरिवर्तित रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं बच्चों कि जो आपके चालक होते हैं, मतलब कि विद्युत के चालक, वो कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग बचपन से जानते हो कि चालक क्या होता है। चालक वह पदार्थ होता है जिसमें से विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित हो सकती है, उसे हम चालक कहते हैं। चालकों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है हमारा ठोस चालक, जो आप देखते हो, ठोस चालक या फिर धात्विक चालक जो धातु के बने होते हैं। और दूसरा होता है हमारा आयनिक चालक या फिर उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य चालक, ठीक है। तो दोनों अलग अलग हैं, एक की अवस्था ठोस है और एक की द्रव में है, ठीक है। तो दोनों में जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो भी अलग तरीके से होगा। तो यहाँ पे हम इन्हीं का डिस्कशन करेंगे फर्स्ट कि जो हमारे चालक हैं उनके प्रकार, ठीक है, और किस तरीके से उनमें क्या परिवर्तन होता है जब उनसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो पहले हम देखते हैं धात्विक चालक। धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक ये धात्विक पदार्थ होते हैं, बिना कोई रासायनिक परिवर्तन हुए विद्युत धारा का चालन करते हैं। धातुएं एवं मिश्र धातुएं इस प्रकार की चालक हैं। इन चालकों में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इन चालकों का चालकत्व निम्न कारकों पर निर्भर करता है: धातु के प्रति परमाणु संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, धातु की संरचना व प्रकृति, धातु का घनत्व और ताप बढ़ने पर इनकी चालकता घटती है। इन चालकों में एक छोर से इलेक्ट्रॉन अंदर घुसते हैं और दूसरे छोर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। कुछ धातुएं जैसे कि ग्रेफाइट अधातु, ग्रेफाइट, कार्बन ब्लैक, कार्बनिक बहुलक इत्यादि में भी इस प्रकार का चालकत्व प्रदर्शित होता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा धात्विक चालकों के बारे में। तो मैं पहले बताना चाहूँगा कि इनकी अवस्था ठोस होती है। इनमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है बच्चों वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है ना। मतलब कि जो मेटल्स होती है आपकी, इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके कारण इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास आउट हो सकती है। ओके, दूसरा, इनमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो किसी भी तरह का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। अब ऐसा तो नहीं होता कि भाई आपके घर में तार लग रहा है, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और वो तार थोड़े टाइम बाद कुछ और ही बन जाए, नया पदार्थ बन जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो तार कॉपर का था, आज भी, कल भी कॉपर का रहेगा, आने वाले 3 साल बाद भी कॉपर का ही रहेगा, ठीक है। तो मतलब इनमें किसी भी तरह का कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता विद्युत धारा के प्रवाह से। चौथा है कि इनकी चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है। अब ऐसा क्या होता है कि इनकी चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए हमें बैंड थ्योरी पढ़ेंगे, वो हमारे चैप्टर फर्स्ट में है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा कि ताप बढ़ाने पर चालकता किस तरीके से इनकी घटती है। बस अभी पॉइंट को समझ लो कि धात्विक चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है। क्लियर है। दूसरा, जो चालकत्व होता है धात्विक चालकों का वो निर्भर करता है धातु की संरचना पर, दूसरा उसके घनत्व पर कि उसका घनत्व कितना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं बच्चों हम वैद्युत अपघटनीय चालक या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ये वे पदार्थ होते हैं, सबसे पहले देखो हम इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जनरल डिस्क्रिप्शन देता हूँ आपको क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट बच्चों ऐसा कंपाउंड होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे जब हम जल में डालते हैं
तो वो अपने आयंस में टूट जाता है ना। जिन आयनों से मिलके बना है वो एक केटायन और एक एनायन, उसमें वो विघटित हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ को हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये वे पदार्थ होते हैं जो पिघली अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। वैसे ये जब तक ठोस होंगे तो किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही इनको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देंगे या हाई टेम्परेचर पर मेल्ट कर देंगे बच्चों, तो ये सिंपली इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, शो करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को शो करना शुरू कर देंगे। ओके, आगे चलते हैं। अथवा जलीय विलयन में विद्युत चालकत्व प्रदर्शित करते हैं। इन पदार्थों को वैद्युत अपघट्य कहते हैं, जैसे अम्ल व क्षार के लवण। अब देखो बच्चों, विद्युत अपघट्य है, लवण भी हो सकता है विद्युत अपघट्य जो है आपका वो कोई अम्ल भी हो, और हो सकता है कि विद्युत अपघट्य जो है वो आपका क्षार भी हो, यानी कि बेस भी हो। एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है। स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। देखो, इन विलयनों में विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है, अतः जब तक इन पदार्थों में आयन गति करने हेतु स्वतंत्र ना हो, ये विद्युत का चालकत्व शो नहीं करते, दर्शाते नहीं है। इस प्रकार ये विद्युत अपघट्य ठोस अवस्था में कुचालन होते हैं, जैसे कि व्यवहार करते हैं, परंतु लेकिन विलयन अवस्था और संगलित अवस्था व इस प्रकार की अवस्थाओं में विद्युत के सुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। उदाहरण है NaCl, नमक, है ना। नमक आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप बीकर लो, उसके अंदर पानी को भर दो और उससे एक बल्ब अटैच कर दो आप, और एक तरफ बैटरी अटैच कर दो, और एक सिरा बल्ब से वायर लेके बीकर के अंदर, दूसरा बैटरी से वायर लेके उसके अंदर पानी भर दो, तो वो करंट जो है उससे पास आउट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप पानी के अंदर बच्चों नमक डालोगे, वैसे ही वो बल्ब क्या होगा, जल उठेगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए आयंस की नीड होती है, और ये जो आयंस है आपके नमक डालने पर पानी के अंदर आते हैं, केटायन और एक एनायन। ठीक है, यानी कि धन आयन और ऋण आयन, है ना। Na+ तो धन आयन हो गया और Cl- ऋण आयन हो गया। आगे चलते हैं। पदार्थ जबकि NaCl का जलीय विलयन वैद्युत का चालकत्व करता है, इसके विपरीत वैद्युत अनअपघटन पदार्थ वे होते हैं जो कि संलगित अवस्था में जलीय विलयन में विद्युत धारा का चालन नहीं कर पाते। अब देखो, यहाँ पे बात हमने आयंस वाले कंपाउंड की करी है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉन आयनाइज्ड होते हैं, जिनको पानी में डालोगे तो वो घुल तो जाएंगे मगर आयन नहीं देंगे, जैसे कि ग्लूकोज यानी कि चीनी। अगर आप चीनी को पानी में डालोगे तो क्या उससे हमें आयन मिलते हैं क्या बच्चों? नहीं मिलते। मतलब कि अगर आप चीनी के विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करोगे तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। यूरिया, एथिल एल्कोहल आदि। ओके, अब चलते हैं हम सारणी 1। निम्न सारणी में धात्विक व अधात्विक अपघटनियों में अंतर प्रदर्शित किया गया है। बच्चों, ये जो सारणी है ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग मार्क कर लें, नोट डाउन कर लें। ये सारणी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ, धात्विक चालकों की और अपघटनीय चालकों में अंतर की। जैसा मैंने आपको बताया कि जो धात्विक चालक होंगे इनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा, जबकि जो अधात्विक चालक हैं इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयंस के कारण है। ताप बढ़ने पर धात्विक चालकों की चालकता घटती है, जबकि ताप बढ़ने पर अपघटनीय चालकों की चालकता बढ़ती है। इसमें पदार्थ का प्रवाह नहीं होता है, मतलब कि इसमें किसी भी तरह का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब आयनों की विलयन से विद्युत धारा को प्रभावित किया जाता है तो उसमें पदार्थ का प्रभाव होता है, रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है व नए पदार्थ बनते हैं। ताप बढ़ने पर ये मैंने बता दिए, तो चारों के चारों पॉइंट आपके हो गए। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, विद्युत अपघटनियों का वर्गीकरण। आज बस हम वर्गीकरण तक ही पढ़ेंगे, इसके बाद फेराडे के लॉज हैं तो वो मैं आपको कॉपी पर एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता ढंग से, इसलिए। ठीक है, तो अभी हम विद्युत अपघटनियों तक ही स्टडी करेंगे कि विद्युत अपघटन क्या होते हैं, विद्युत अपघटनी कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है कि भाई विद्युत अपघटनी एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, और कोई सॉल्ट भी हो सकता है। तो आप लोगों को पता है एसिड बेस को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं बच्चों, है ना। सबसे पहले होता है हमारा वीक एसिड और एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। उसी तरीके से अगर सॉल्ट होगा तो वो वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। ठीक है, तो विद्युत अपघटनियों को भी हम इसी आधार पर 2 वर्गों में बांट सकते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसी आधार पर जैसे एसिड बेस हमने बांटे हैं उसी के आधार पर। सभी अपघटनी दी गई तनुता पर समान मात्रा में वियोजन नहीं होते हैं। इस आधार पर अपघट्यों में मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। देखो बच्चों, अब ये इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। देखो, अब क्या होगा, जैसे समझो आपने आधा किलो नमक लिया, आधा किलो नमक को आपने 1 लीटर या फिर समझो 3 लीटर पानी में आपने डाल दिया। आधा किलो नमक को 3 लीटर थोड़ा कम हो जाएगा, चलो 5 लीटर ले लेते हैं। 5 लीटर पानी में आपने डाला तो क्या होगा बच्चों, आधा किलो नमक पूरा उस पानी में डिसॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, और कंप्लीटली आयंस में डिसएसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से अपने आयंस में विघटित हो जाएगा। तो इस तरीके के इलेक्ट्रोलाइट जिनका कि पूर्णतः विघटन हो जाता है उनको तो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्य। और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनको आप चाहे कितने भी पानी में डाल दो, कितना भी उन्हें डाइल्यूट कर दो, लेकिन उनका कंप्लीटली डिसएसोसिएशन नहीं होता, मतलब कि उनका पूर्णतः विघटन नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। सेम एसिड बेस जैसा ही है, कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं है, वो की वही चीज़ है, ठीक है। तो उन्हें हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं प्रबल अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, जो मैंने बताया वो इसने कहा है, ठीक है। सामान्यतः इस श्रेणी में प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार और उनके सॉल्ट आते हैं। जैसे कि प्रबल अम्ल का अगर हम उदाहरण दे तो HCl, HNO3, H2SO4, और प्रबल क्षार का उदाहरण दे तो NaOH, KOH, ओके। और इनके सॉल्ट का एग्जांपल दे तो NaCl, अमोनियम क्लोराइड, है ना, इस तरीके के। आगे चलते हैं। इसके विपरीत दुर्बल विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, ठीक है। और तनुता चाहे कितनी भी आप कर लो, तनुता का मतलब है डाइल्यूशन, आप उसमें कितना भी पानी डाल लो बच्चों, लेकिन वो कंप्लीटली डिसएसोसिएट नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। अब तनुता पर वियोजन की मात्रा, आयन की मात्रा कहते हैं इसे अल्फा। यहाँ पे है कि वियोजन की मात्रा क्या होती है बच्चों, ये अल्फा आपने 11th क्लास में शायद मैंने आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, तब अल्फा बताया था आपको, डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन होता है ना, तनुता की मात्रा, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन अल्फा। अल्फा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनकी जो अल्फा की वैल्यू होती है ये कांस्टेंट है, ठीक है। अल्फा की जो वैल्यू है इनकी वो इतनी नहीं होती है कि ये कंप्लीटली डिसएसोसिएट हो जाए, है ना। तो इसके उदाहरण है बच्चों CH3COOH, एसिटिक एसिड, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, H2BO3, बोरिक एसिड, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके, और AlOH3, CH3COONH4, अमोनियम एसीटेट, ठीक है, इत्यादि इसके उदाहरण है। आगे चलते हैं। विद्युत अपघट्यों में चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग टू द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके, मतलब हमें ऐसे फैक्टर्स को पढ़ना है अब जो इसकी कंडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोट करी है यहाँ पे बच्चों कि ये जो विद्युत अपघट्य हैं इनकी चालकता आयनों पर निर्भर कर रही है, मतलब जो भी सारा खेल है सब आयनों से है, तो आयन की सांद्रता पर इनकी चालकता निर्भर करेगी। दूसरा विस्कोसिटी, अगर विलयन गाढ़ा होगा, विस्कोसिटी होती है द्रवों के बहने का गुण, कि एक द्रव कितना तेज बहता है और दूसरा द्रव कितना स्लो बहता है। जैसे आपने देखा होगा अगर कहीं पे चाशनी और पानी को अगर मैं फैला दूं तो पानी तो फटाफट बह के निकल जाएगा, वहीं अगर हम चाशनी की बात करें तो चाशनी धीरे धीरे बहेगी। तो ये होती है बच्चों विस्कोसिटी, ठीक है। तो विस्कोसिटी पर भी डिपेंड करेगी इसकी चालकता, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, है ना, और डाइल्यूशन पर डिपेंड करेगी, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। देखो आते हैं हम इसके ऊपर। पहले है अंतरा आयनिक आकर्षण, ये आप लोग जानते हो अंतरा आयनिक आकर्षण क्या होता है। अंतरा आयनिक आकर्षण होता है कि एक आयन दूसरे आयन से कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील करता है, इसको हम कहते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। अगर समझो कि हमने NaCl का उदाहरण लिया था, तो NaCl में एक Na है और एक Cl है। अगर NaCl के बीच में जो आकर्षण बल है वो ज्यादा हो जाए, है ना, और जो उसको पानी में डाल रहे हैं हम, उसका जो बल है, वाटर के अंदर डाइपोल होता है, ये आपको पता है वाटर के अंदर क्या होता है बच्चों, डाइपोल होता है, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके कारण जब हम इसमें NaCl डालते हैं तो Na जो है पॉजिटिव पार्ट वो ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होता है नेगेटिव की तरफ, और जो H है आपका पॉजिटिव वाला पार्ट वाटर का वो Cl को अट्रैक्ट करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, NaCl का जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर के एक मॉलिक्यूल का होता है, इसलिए वो टूट जाता है और अपने आयंस में डिसएसोसिएट हो जाता है। लेकिन अगर NaCl का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता तो क्या वो अपने आयंस में टूटता, वो अपने आयंस में नहीं टूटता, तो उसका वियोजन नहीं होता। जब वियोजन नहीं होता तो आयंस नहीं बनते, आयंस नहीं बनते तो विद्युत का चालन नहीं होता, ठीक है। वही चीज है यहाँ पे। देखो विलय अणुओं व अपघट्यों के आयनों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है तो विलायक अणु उस आकर्षण को निरस्त नहीं कर पाएंगे। जैसे अपघट्य पदार्थ वियोजित नहीं हो सकता, आयन विलयन अंतरक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा को विलायकीय ऊर्जा कहते हैं, और यदि जल की विलायक हो तो यह जल वियोजन ऊर्जा कहलाती है। आयन आयन आकर्षण ऊर्जा की मात्रा आयन विलायकन आकर्षण से अधिक हो तो अपघट्य वियोजित
नहीं हो पाता। इस प्रकार के अपघट्य दुर्बल अपघट्यों की श्रेणी में लाए जाते हैं। देखो मैं आपको बच्चों एक एक्सप्लेन करता हूँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना। देखो अब समझो, सपोज करो कि हमारे पास में क्या है बच्चों, मैंने अभी NaCl का एग्जांपल दिया तो उसी से हम इसे कंसीडर करते हैं कि एक हमारे पास में बड़ा बीकर है, इसके अंदर हमने जल यानी कि वाटर को फिल कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने आपसे कहा कि जो वाटर का एक मॉलिक्यूल होता है उसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं। ये तो हो गया हमारा ऑक्सीजन, ठीक है, ये हो गया एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे H और ये दूसरा हाइड्रोजन, ओके। फिर मैंने कहा था कि भाई इसके अंदर डाइपोल होता है, मींस यहाँ पे तो आपका पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे आपका पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, क्लियर है। तो अब NaCl का जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में भी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। जैसे NaCl का कोई एक मॉलिक्यूल है तो उसके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। जब ये टूटेगा तो Na+ बनेगा बच्चों और Cl- बनेगा, क्लियर है। तो ये NaCl जो है इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जब ये वाटर के अंदर हम इसको डालते हैं तो Na किस तरफ अट्रैक्ट होता है, Na आपका अट्रैक्ट होता है टूवर्ड ऑक्सीजन क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, और जो Cl है वो आपका अट्रैक्ट होता है टूवर्ड हाइड्रोजन क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है। अब देखने की बात यहाँ पे ये है कि इन दोनों केटायन और एनायन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर वो यहाँ पे अट्रैक्शन जो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है अपनी ओर खींच रहा है उस वाले अट्रैक्शन से ज्यादा है, तब तो ये दोनों अलग नहीं होंगे, NaCl साथ साथ रहेगा और इसको पानी में डालने पर ये आयंस में टूटेगा नहीं। लेकिन अगर इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है Na और Cl का, वो इस वाटर के मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन से कम है तो ये Na तो चला जाएगा ऑक्सीजन पे और Cl चला जाएगा यहाँ पे, मतलब ये आयंस में डिसएसोसिएट हो गया, क्लियर है। तो अब जब ये आयंस में डिसएसोसिएट हो गया तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगेगा, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो सॉल्वेंट है हमारा वो तो है बच्चों वाटर, सॉल्वेंट हमारा क्या है, यहाँ पे वाटर है, H2O है, ठीक है। तो इसकी जो किसी भी विद्युत अपघट्य के आयंस को अपनी ओर खींचने की जो पावर है इसको हम कहते हैं जल योजन ऊर्जा। क्योंकि यहाँ पे हम जल की बात कर रहे हैं इसलिए इसको क्या कहेंगे, जल योजन ऊर्जा, सॉल्वेशन एनर्जी, इंग्लिश में इसको कहते हैं वाटर सॉल्वेशन एनर्जी, WSE, ठीक है, वाटर सॉल्वेशन एनर्जी, ओके। तो यहाँ पे देखो अगर ये जल योजन ऊर्जा की वैल्यू इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कैसी होगी, ग्रेटर होगी। इफ वैल्यू ऑफ जल योजन ऊर्जा इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन NaCl, सो the molecule of NaCl will be dissociate into their ions। लेकिन अगर इस जल योजन ऊर्जा की मात्रा इससे लेस हुई, कम हुई, तो क्या होगा, ये NaCl आपका डिसएसोसिएट नहीं होगा। तो ये जो जल योजन ऊर्जा की मात्रा होती है ये दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए तो कम होती है और प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए ये ज़्यादा होती है। तो समझ गए कि प्रबल विद्युत अपघट्य जो होते हैं वो क्यों डिसएसोसिएट हो जाते हैं और दुर्बल वाले क्यों नहीं होते, ठीक है। ओके बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अगले जो कारक हैं आपके, है ना, आयनों का विलयन, विलायकों का विस्कासिता, विलयन की सांद्रता। चलो ओके बच्चों, क्लास ओवर, थैंक यू।